बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। अपने हुनर को निखार कर मजबूरियों से डर कर न रुकने वाला ही कामयाबी की मंजिल को छू पाता है। और ऐसे ही खास लोगों से, खास मेहमानों से और कलाकारों से मिलवाते हैं हम आप सभी को हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है इनसे मिलिए। नमस्कार, मैं हूं जागृति और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम इनसे मिलिए में। और हमारे आज के खास मेहमान जो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम सम्मान महसूस करेंगे उनका नाम अपनी जबान से लेने में, शिल्प गुरु श्री गोपाल सैनी जी। नमस्कार, मैं गोपाल सैनी, जयपुर ब्लू पोट्री का एक हस्तशिल्पी। तो सर, सबसे पहले हमारे सभी दर्शक ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या ऐसे खिताब हैं जो आज तक आपने अपने नाम किए हैं? मुझे भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय द्वारा अपनी कला को एक अग्रणी करने के लिए 2009 में नेशनल अवार्ड मिला और 2016 में शिल्प गुरु से नवाजा गया है। उससे पहले भी मेवाड़ फाउंडेशन से मुझे महाराणा सज्जन सिंह अवार्ड से नवाजा गया है। एमपी सरकार द्वारा मुझे शिल्प श्रेष्ठ कला आचार्य की उपाधि मिली। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा 2013 के अंदर मुझे 15 अगस्त को प्रशस्ति पत्र 51,000 रुपये देके सम्मान दिया गया। सैनी जी, इतनी सारी उपलब्धियां आपकी, शिल्प गुरु की उपाधि सबसे प्रमुख, तो कैसे आपके अंदर जज्बा जगा इस कला के प्रति? जब मैं इस ब्लू पॉट्री से जब जुड़ा तो जो ब्लू कलर है मुझे बचपन से बड़ा आकर्षण करता था। और जब मैं कृपाल सिंह जी, मेरे गुरु जी के सानिध्य में जब गया तो मुझे वहाँ देखा, जब ब्लू पॉट्री जब हो रही है तो वो ब्लू पॉट्री ब्लू कलर के नाम से ही जाना जाता है। तो मुझे इतना आकर्षण किया कि मैंने अपना कार्यक्षेत्र इसी को चुना और मैंने इसमें अपना बड़ी तन्मयता से अंतर मन में जो द्वंद्व थे उनको साकार रूप देने की कोशिश करी। जो पहले कभी नहीं जो हुआ कार्य उसको इसमें लाने की कोशिश करी। जैसे कटिंग वर्क है, एम्बोजिंग वर्क है, मिनीचर वर्क नहीं होता था क्योंकि जो इसका बेस है वो एक बहुत ही रफ टाइप का होता है, तो इसलिए उसमें मिनीचर वर्क करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैंने अपने जो कार्य इसमें नहीं होता था उसको इसमें लाने की अपनी पूरी कोशिश की और मैं कामयाब भी रहा। यही मैं समझता हूँ, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते ही मुझे इन सम्मान जो मुझे भारत सरकार द्वारा दिया गया है, आज से पहले किसी ने नहीं किया, इसीलिए मुझे ये सम्मान दिया गया है। ब्लू पोट्री, इसमें ब्लू है यानी नीला रंग, यानी इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि नीला रंग आपका सबसे फेवरेट है। सर, कितने सालों से आप इस कला से जुड़े हैं और उससे पहले आप क्या करते थे? 30 साल से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, इस कार्य से जुड़ा हूँ। क्योंकि मैंने मास्टर डिग्री करने के बाद में जब मैं कृपाल सिंह जी के पास गया था तो तब से मैं इससे जुड़ा हूँ। और इससे पहले मैं मिनीचर पेंटिंग करता था। मैं जब डिग्री ले रहा था उसके साथ साथ मैं अपने साइड में मनी, मतलब पॉकेट मनी के लिए मिनीचर वर्क भी करता था। तो कला से तो जुड़ाव मुझे बचपन से रहा है। और जब मैं इससे जुड़ा ब्लू पॉट्री से, तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा। तो मैंने अपनी जो पहले सीखी हुई कला थी और भी जो बड़े बड़े गुरुओं से जो मैंने कला हासिल करी वो मैंने इसमें समावेश किया। जैसा आपने बताया कि पिछले 30 सालों से आप निरंतर इस कला से जुड़े हुए हैं, तो आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे वो आपका पहला ऑफिशियल काम जिससे आपको पहचान मिली, पहला काम। मैंने इसमें एक कार्य प्रारंभ किया तो पहले नेचुरल है कि जो ट्रेडिशनल जो परंपरावादी जो कलाएं थी उसके आधार पे मैंने अपनी ये वर्क स्टार्ट किया। फिर देखा कि इसमें कुछ नवीनीकरण लाना चाहिए, नयापन कुछ दिखे जो मैं अलग अपनी पहचान बना सकूं। तो फिर मैंने इसमें
कटिंग वर्क सबसे पहले मैंने आरंभ किया और जालियाँ, पर्शियन डिज़ाइन की जालियाँ इसमें काटने की पूरी कोशिश की और मैं उसमें कामयाब रहा। मैं बहुत ही नर्वस था, लेकिन मुझे 2-4 पीस बिगड़ने के बाद में मैं जब उस कामयाबी हासिल है तो मुझे बहुत सुकून मिला और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैं और निरंतर एक्यूरेसी में जालियाँ काटना लगा और फ्लावर भी पोर्ट इस तरह का काटने लगा। फिर धीरे धीरे मुझे एम्बोजिंग करना लगा। तो मुझे जो एक पहचान मिली तो मुझे अपनी कटिंग वर्क की वजह से और एम्बोजिंग वर्क की वजह से मुझे इसमें पहचान मिली। इस ब्लू पोएट्री के अलावा और आपके क्या क्या शौक़ हैं, या हमने सुना है कि आपको म्यूज़िक में भी बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो हम सभी जानना चाहेंगे कि इसके अलावा आपको और क्या क्या पसंद है। एक्चुअल में क्या है कि जो कलाकार जो जन्म से होता है उसको सभी कलाओं से का समावेश लेके से साथ चलता है। तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ में खेलते हैं, लेकिन मैंने अपने जो भी मुझे समय मिलता था उसका सदुपयोग करने के लिए कि मैंने जैसे समय मिला तो मैं जब म्यूजिक में भी इसमें इन्वॉल्व हुआ और मेरा सौभाग्य है मैं पंडित विश्वमोहन भट्ट साहब के सानिध्य में जाके उनसे गिटार सीखा और 5 साल तक जब तक मैंने ग्रेजुएशन किया और मास्टर जब किया तब तो मैं उनसे संगीत की शिक्षा ली और आकाशवाणी दूरदर्शन का में प्रोग्राम दिया करता था उभरते स्वर में। और मुझे इससे बहुत ही आध्यात्मिक बहुत अच्छा लगता था। मेरा हम लोग जो मास्टर डिग्री कर रहे थे तो उसमें एक गति आती थी, एक रिदम, और क्योंकि आर्ट एक रिदमात्मक चीज़ है, क्योंकि हमारे भारतीय जो चित्रकला एक रिदम पे आधारित है, तो वो म्यूजिक से मुझे सुकून मिलता था और एक नया क्रिएटिव वर्क करने की एक प्रेरणा मिलती थी। उसके साथ साथ में जो समय मिला तो हमारे यूनिवर्सिटी के विभाग में जो ड्रामेटिक्स डिपार्टमेंट में, तो वहाँ मैं रवि चतुर्वेदी जी के साथ में कुछ प्ले में भी उसमें पार्टिसिपेट किया। शाम को इवनिंग क्लास में फ़ोटोग्राफी का जो कोर्स चलता था तो उसमें मैंने फ़ोटोग्राफी का भी उनसे शिक्षा ली वहाँ। तो ऐसे कहने का मतलब जो मुझे समय मिला और मैंने उसका उपयोग किया और तमाम कलाओं को जो मैं जितना सीख सकता था सीखने की कोशिश की। और ये मेरा मानना है कोई भी कला कभी भी सीखी जा सकती है और व्यर्थ कभी भी नहीं जाती है, कभी भी आपके कार्य में प्रगति की ओर अग्रसर ही करती है। जैसे मैं जब ब्लू पोएट्री में आया तो ये सभी चीज़ें एक रिदम को लेके ये समावेश होके एक नई चीज़ में अब हमारे सामने इसमें मैं पेश कर पाया। पंडित विश्वमोहन भट्ट जी के सानिध्य में आपने उनसे सीखा है और जैसा आपने बताया फोटोग्राफी भी आप डिप्लोमा कर चुके हैं, तो कैसे इन दोनों को आगे न ले जाकर आप ब्लू पोएट्री में आगे बढ़े? जब मैं विश्वमोहन जी के पास जाया करता था, विश्वमोहन जी को इतना मतलब वो एक कला के बहुत बड़े पारखी थे, लेकिन वो इतना जब मैं कृपाल सिंह जी के पास भी गया वो उस समय पद्मश्री भी थे। लेकिन जब कि मेरा क्या बचपन से पेंटिंग में ज़्यादा रुझान था, ये आध्यात्मिक तरीके से मैं म्यूज़िक में ज़रूर जुड़ा, लेकिन वो मुझे जब कृपाल सिंह जी के पास जब गया तो जो मेरी जो बचपन से जो पेंटिंग की जो रुचि थी तो वहाँ जाके पूर्ण हुई और मुझे उससे बहुत सुकून मिला। तो कहने का वगैरह कि जो म्यूज़िक में है, म्यूज़िक तो बहुत अंदर में जो एक मतलब जब मैं कार्य करता हूँ तो वो एक आध्यात्मिक तरीके से मैं उनका म्यूजिक सुनना बहुत आज भी, क्योंकि 2 नावों में सवार होना बड़ा मुश्किल है कि 2 नावों में सवार होने वाला कभी इस नदी से उस पार जा नहीं सकता, वो बीच में ही डूब जाएगा। इसलिए मुझे 2 रंग छोड़ दे एक रंग हो जा वाला तो मैंने एक अपना क्षेत्र जो कार्य क्षेत्र है जो ब्लू पोएट्री को बनाया। हालांकि मैं म्यूजिक से जुड़ा हूँ, जब भी गुरुदेव का कहीं भी कार्यक्रम होता है मैं सुनता हूँ और सुनने जरूर जाता हूँ, एक अच्छे श्रोता के रूप में जाता हूँ और उसमें आनंद की अनुभूति करता हूँ और अपने इस कार्य में उस रिदम को इसमें सहायक सिद्ध पाता हूँ। कला तो आपके जीवन में बचपन से है और वो आज भी है। संगीत, ब्लू पोएट्री, फोटोग्राफी, कई चीज़ें आपने अपने जीवन में की है। संगीत से आप अब भी किस तरह से और कितना जुड़े हुए हैं? संगीत से जुड़ा, मेरी जो वाइफ है वो संगीत की टीचर है, इसलिए संगीत तो घर में समाया हुआ है, वो किसी भी रूप में हो। तो इसलिए क्या कि संगीत हमसे दूर नहीं हुआ बल्कि हमारे करीब है, क्योंकि अर्धांगिनी जो हमारे म्यूजिक की है तो वो नेचुरल वो क्लासिकल म्यूजिक की है। तो इसलिए संगीत से हम दूर नहीं हुए बल्कि संगीत के और करीब आ गए हमें।
मैं संगीत में एमए हूँ, वोकल म्यूज़िक मेरा सब्जेक्ट है और मैं श्री वीर बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज अ म्यूज़िक टीचर काम कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड ब्लू पॉटरी के आर्टिस्ट हैं। पिछले 25 सालों के सफ़र में इतना सपोर्ट मुझे मिला है। हम दोनों ने अपने एक दूसरे का इतना सपोर्ट किया है, आज तक उन्होंने कभी मुझे अपने काम के लिए कभी रोका नहीं और ना मैंने उनके। दोनों एक दूसरे के पूरक ही बने हैं, दोनों ने एक दूसरे के काम को सराहा ही है। आज उनको इतने अवार्ड्स मिल रहे हैं, इतने वो हो रहा है, इतना नाम हो रहा है उनका देश विदेश में। बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्राउड फील करती हूँ कि हाँ भाई, मैंने शायद पिछले जन्म में बहुत पुण्य कर्म किए हैं जो मेरे को इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो मुझे हमेशा सपोर्ट ही करते हैं। कभी किसी काम के लिए उन्होंने रोका नहीं। मेरी 2 बेटियां हैं, बेटियों को भी हमने कभी अपना अपना क्षेत्र चुनने दिया, उनको भी कभी हमने रोका नहीं कि भाई तुम ये नहीं करो या वो नहीं करो। और दोनों आज अपनी अपनी जगह अपने आप बना रही हैं। जी, तो यहाँ पर हम सब ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी के अलावा और कौन कौन सदस्य हैं आपके परिवार में? हम 5 ब्रदर हैं और हम सब एक साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं। हम 22 आदमियों की फैमिली एक साथ, एक ही रसोई से खाना बनता है। मेरे 2 बेटियां हैं, एक ने मास्टर डिग्री कर ली है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था राजस्थान विश्वविद्यालय से, और 2 साल से वो मेरे साथ ही वर्क कर रही है। मैं जो भी वर्क करता हूँ वो एक पारंपरिक आधार को लेके और नवीनीकरण प्लस करके करता हूँ, लेकिन वो एक जो अपना वर्क कर रही है एक मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग कर रही है, आज के मार्केट के हिसाब से कर रही है। पहले मैं सोचता था ये पता नहीं ये जो कार्य करिए वो चलेगा कि नहीं चलेगा, तो लेकिन जब मैंने देखा, जब कस्टमर जब आते हैं इसका वर्क देखते, तो सबसे पहले वो ट्रेडिशनल की अपेक्षा उनसे ज़्यादा लाइक करते, और जब इसका जब वो सामान बिकने लगा तो इसकी और रुचि जागृत हो गई और वे नया क्रिएटिव वर्क किया। जो दूसरी वाली जो छोटी बेटी है वो अभी फर्स्ट ईयर में है, वो दिल्ली में पढ़ रही है जैसे सेंट मैरीज कॉलेज के अंदर, और वो बचपन से उसको गेम्स में रुचि रही है। वो बास्केटबॉल की प्लेयर है, वो इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट कर चुकी है। 12th के अंदर वो इंडिया टीम से पेरिस में इंटरनेशनल में बास्केटबॉल के टूर्नामेंट खेल के आई हुई है, और नेशनल वो कई बार यहाँ खेल चुकी है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम से भी वो नेशनल खेला और अच्छी जीत हासिल की है, और अपना एक बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड उसको मिला। तो मेरे दोनों बेटियां हैं, मुझे वो बहुत खुशी है, क्योंकि मेरी वाइफ म्यूजिक से है, वो एक प्लेयर है, और एक क्योंकि जनरली मैं ये चाहता हूँ जो हम जितने भी आर्टिसन हैं, हम उनको कहता हूँ कि अगर ये परंपरावादी तौर तरीके से इस आर्ट को अगर बढ़ाना है तो उस परंपराओं से अपने बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करो। तो जब मैं लोगों को कहता हूँ तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर कहूँ। तो जब मैंने बिटिया को कहा तो इसकी रुचि इसमें जागृत हुई और मुझे अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है, और मुझे दूरदृष्टि नज़र आ रही है कि भाई ये कुछ इसे अग्रणीय बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि एक लुप्त होती हुई कला है। तो इसे एक इसे बना हुआ मंच मिल गया, जो मुझे मेहनत, जो परिश्रम और अपनी एक पहचान बनाने में समय लगा जी, वो उसको नहीं लगेगा। लोग कहते हैं कि वो चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, पर मैं कहती हूँ कि मैं ब्लू पॉटरी की स्पून के साथ पैदा हुई हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही अपने पिताजी को ये कार्य करते हुए देखा है। मैंने अपनी पढ़ाई कॉमर्स में करी है, मैं मास्टर्स इन इंटरनेशनल बिजनेस किया है, और अपने मेरे डैड ने जब मुझे ये ऑफ़र दिया कि क्या तुम इस कार्य को करना पसंद करोगी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास 2 महीने हैं, अगर तुम करना चाहती हो तो तुम कर लेना, और अगर छोड़ना चाहती हो तो तुम्हें जो मंजिल चाहिए वो ले लेना। तो मैंने 2 महीने जब अपने इस कला में अपना समय दिया तो मुझे इस कला से जैसे मानो प्यार हो गया, और अपना आगे का जो फ्यूचर है वो मैंने सोचा कि मैं इसी में करना पसंद करूँगी। तो क्योंकि हम 2 बहनें हैं और हम दोनों को ही अपने अपने क्षेत्र चुनने की आज़ादी हमारे माता पिता ने हमें दी, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक अवसर दिया कि मैं इस कला को
आगे ले जाऊं और इसमें कुछ नया करूं, तो मैं इसमें अपना एक अलग तरीके का काम करती हूं जो बहुत ही क्रिएटिव है और बहुत ही अलग है, जो इस कला में कभी नहीं हुआ। उस तरीके का काम जो लोगों को अट्रैक्ट करे और यूथ से कनेक्ट करे, उस तरीके का काम इस आर्ट में करके और इसको एक नए लेवल तक पहुंचाने की आशा करती हूं। और मेरा यही मोटिव है कि मैं जितने ज़्यादा लोगों को इस कला के बारे में अवगत करा सकूं या रूबरू करा सकूं, तो यही मेरी कोशिश है। आज के टाइम में सब लोग ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, NID और इन सब जाके अपनी पढ़ाई पढ़ना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही उम्दा बात है। बट हमें लगता है कि अपने माता पिता अपने सबसे पहले गुरु होते हैं, इसीलिए मैंने अपने पापा को अपना गुरु माना और इस आर्ट के बारीकियां मैं उनसे सीख रही हूं और उनसे हर दिन कुछ नया सीखती हूं, कुछ करती हूं और इसीलिए मैं इस कला में बहुत ही अलग तरीके का काम भी कर पा रही हूं और कुछ नया बना रही हूं जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत संतुष्टि मिलती होगी आपको ये सोचकर कि आपकी इस कला को आपकी बेटी और आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर भी आपने बात की, तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि किस तरह से विदेशों में इस कला का प्रचार प्रसार आपके ज़रिए हो रहा है। जो नेशनल अवार्डी और जो शिल्प गुरु होते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा एक इंटरनेशनल मार्केट उपलब्ध कराने के लिए वो देश विदेश में भेजती है। जैसे जो भी हमारा इंटरनेशनल इंडिया में होता है उसमें भी वो आमंत्रित करती है और बाहर भी वो उनको अपने खर्चे पे भेजती है, ताकि आर्टिजन को एक इंटरनेशनल में पहचान मिले और वो मार्केट को समझ सके कि लेवल में दुनिया में हो क्या रहा है, क्या ज़रूरत है, हमें क्या इसमें चेंजिंग करना चाहिए, क्या इसको इस तरह आगे बढ़ाना चाहिए। तो भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय द्वारा मैं 4-5 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ, आइसलैंड में, टर्की में, कोलंबिया, बोगोटा, USA में। तो वहाँ जाने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उन आर्टिजनों के साथ मैंने वर्क भी किया और अपने जब आर्ट को देखा कि तो ये मुझे बहुत, तब वहाँ जाने से इतनी खुशी मिली क्योंकि वो हमारे इंडिया के आर्ट को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और जब उनसे बात करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं आई लव इन इंडिया। तो मुझे मेरा गर्व और भी बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि देखिए हमें गर्व महसूस होता है कि हम उस भूमि के नागरिक हैं। भारत एक कलाओं का समेटे हुए एक देश है जिसमें हस्तकलाओं का बहुत ही दुनिया में जानी जाती है, जिसमें राजस्थान और भी श्रेष्ठ आता है। अगर भारत की बात करें कलाओं में तो आर्ट के बारे में इसका नाम बड़ा ऊंचा है, राजस्थान गढ़ है और राजस्थान गढ़ है और गढ़ में भी, और महागढ़ जो बोलते हैं कि राजा का जो गढ़ मानते हैं वो जयपुर है। तो इसीलिए आप देखिए जो जयपुर की ब्लू पोट्री है जयपुर के नाम से जानी जाती है और इसको जो हमने जो पोट्री को दुनिया में जो एक पहचान जो मिली है, इसका जो इन्होंने इसका पैटर्न भी हमने करा लिया, इसलिए जयपुर को भी हम इसके हाईलाइट इसके साथ में कर रहे हैं। सैनी जी, यानी आपने इस कला का परचम विदेशों तक फहरा दिया है। जब विदेशी या सैलानी यहाँ पर आते हैं और ये सारी कलाकृतियाँ देखते हैं, आर्ट देखते हैं, तो उनकी क्या भावनाएं होती हैं, वो किस तरह से रिएक्शंस देते हैं अपने? जो सैलानी आते हैं तो हमारे यहाँ हमारे देश के भी सैलानी आते हैं और विदेश से भी आते हैं और वो एक जानकारी लेके ही आते हैं, क्योंकि जो ब्लू पॉटरी है, पॉटरी यानी कुम्हारी कला, तो ये तो दुनिया भर में हर कंट्रीज़ में बनती है, लेकिन जो हमारी जो जयपुर की जो ब्लू पॉटरी है वो एक अपने आप में एक नायाब है, क्योंकि जितनी भी पॉटरी जो बनती है वो सब क्ले से बनती है। हमारी जो जयपुर की ब्लू पॉटरी है वो सिलिका बेस होती है, टोटल ही मैनुअल प्रोसेस होता है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं कि मशीनरी का उपयोग हो रहा है। बड़े बड़े पीस हम जो बनाते हैं, कई पीसेस में बनाते हैं, उनको जॉइंट करते हैं, लेकिन जो बनने के बाद में आपको एहसास नहीं होगा कि वो कई पीसेस में है। तो जब सैलानी आते हैं तो पहले क्या है कि हम इसके बारे पे उनको जानकारी देते हैं कि भाई देखिएगा ये क्यों अलग है। तो हमें पहले इनको सारा प्रोसेस इनको दिखाते हैं बाहर, अपना सारा कैसे बनती है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल गिरता है और किस तरह के इसको बनाया जाता है। ये एक साथ चाक पे नहीं बनती, ये डाई से बनती है, क्योंकि जो भी हम आइटम बनाते हैं पहले उसकी एक मिट्टी से आकृति बनाते हैं और फिर उसको एक पीओपी की डाई लेते हैं। यानी एक पीस बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। देखिए इसको
25 दिन का एक इसका प्रोसेस होता है, 42 बार हाथ से निकलने के बाद में एक चीज़ बन के तैयार होती है। तो वेरी लॉन्ग और वेरी हार्ड प्रोसेस है या दिस पोल्ट्री। तो जब उनको ऐसा लगता है कि ये इतनी मुश्किल से बनती है, तब हम लोग क्या है कि जब हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट है वहाँ लेके आते हैं। तब तो मैं लास्ट ईयर जो मैं मेरी बिटिया हम लोग यूएसए गए थे, जो इंटरनेशनल फोक आर्ट का एक फेस्टिवल होता है, वहाँ यूएसए गवर्नमेंट ने हम दोनों को बुलाया था। तो हमने वहाँ क्या देखा कि आर्ट के बारे में, आर्ट को कैसे, अपने आर्ट को प्रमोट किया जा सकता है, कैसे ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। तो वो उसके बारे में रोज़ थ्योरिकल जैसे यानी शब्दों द्वारा आप एक दूसरे से जानकारी दी जाती थी जी। तो वहाँ सबसे पहले यही बताया कि आप अपने आर्ट के बारे में बताओ जी, आप बेचने के बारे में मत कीजिए। अगर आपको मार्केट लेना है तो आप ये पैसे नहीं बताओ कि भाई ये इतने का है या ये दाम है जी, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कला के बारे में बताओ कि देखिएगा ये इस चीज़ से बन रही है, इस तरह बनती है, ये इसमें रॉ मटेरियल आते हैं, ये कलर आते हैं जी। तो ये जो टोटल इस तरह का हम उनको बताएंगे, तो जब जो सैलानी आते हैं तो उनको लगेगा कि हाँ ये एक्चुअल में नेचुरल और कलरों का जो इस्तेमाल हो रहा है और इतनी हार्ड वर्किंग इसमें होती है। तो जब वो आप अपने शोरूम में जब ले जाएंगे, जहाँ आपने अपना फाइनल प्रोडक्ट जो कंप्लीट हुआ वर्क डिस्प्ले कर रखा है, तो जब वो वहाँ जाएंगे तो वो उसकी अहमियत समझ पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि वो जो किले से बन रही है, जो 24 घंटे के अंदर 10,000 जो कप बन रहे हैं और हमारा मान लो इसमें 25 दिन इसमें लग रहे हैं, तो वो दोनों की तुलना अलग से नहीं कर पाएगा, वो एक ही मंच पे लाके खड़ा कर देगा। यानी जब तक सामने वाला ये नहीं देखेगा कि कितने लंबे प्रोसेस से और इतनी मेहनत से इस आकार में आया है, वो उसकी कीमत समझ ही नहीं पाएंगे जी। पहले देखते तो वो मन से करेंगे वाह क्या, तो हम समझ जाते हैं हमारी मतलब जो कला जो साधना है, हमारी जो मेहनत है पूरी 75% तो हमें पूर्ण ये हो जाती है कि भाई हम जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये वो तो है कि क्योंकि जो कला है वो एक्चुअल में एक बिजनेस नहीं है, ये आत्मसंतुष्टि के। देखो व्यापार तो भूखा भजन ना होए गोपाला जी। तो आय इनकम तो चाहिए, क्योंकि नहीं तो, लेकिन इतना भी नहीं है कि जो कलाएं हैं वो आर्टिस्ट को मन की संतुष्टि के लिए, एक कलाकार को एक आध्यात्मिक होने के लिए, इस क्योंकि जीवन यापन करने के लिए रोजी रोटी की जरूरत होती है, लेकिन उसको ये नहीं है कि वो पूर्ण रूप से उसमें व्यापारी हो गया। अगर कॉमर्शियल पूर्ण हो गया तो आर्ट में निखार नहीं लेके आएगा। और आपकी बात सुनकर मुझे इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि ये सबसे बड़ी खुशकिस्मती होती है कि जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट है, हमारा रुझान है, वही हमारे जीवन यापन का एक साधन भी बने। क्योंकि वो जो अपने अनुकूल होता है ना, तो उसमें रुचि नेचुरल होती है। प्रेशर में अगर कोई भी कार्य करता है तो वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है। वो जो हम जो करना चाहते हैं वो नहीं होता, क्योंकि हम दूसरों के दबाव में रहते हैं। तो वो जब मन से तभी होता है जब हम अपने अनुकूल जो भी कार्य होता है उसमें अपना जीवन उसमें लगा देते हैं, तो उसमें बड़ी सुकून मिलता है। गोपाल जी, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस कला में बहुत ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उन्हें आप किस तरह से सब सिखा रहे हैं और बता रहे हैं? जैसे जितने भी आर्ट इंस्टीट्यूट है और जैसे ICD है, तो जहाँ जयपुर के ही नहीं बल्कि इंडिया के हर क्षेत्र में, जैसे सूरत से है, अहमदाबाद से है, बॉम्बे से है, यहाँ तक कि साउथ से भी मेरे यहाँ स्टूडेंट आते हैं, अपना प्रोजेक्ट लेके आते हैं। और मेरा प्रयास यही रहता है, वो जो लेके आते हैं ना, तो मेरा प्रयास यही रहता है कि वो उनको संतुष्ट कर पाऊँ। कलाओं में धैर्यता चाहिए, बिल्कुल पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो ब्लू पोट्री जो है इसमें डबल पेशेंस है, क्योंकि हमें आग और पानी वाला सौदा है। क्योंकि हमारा जो जितना भी वर्क होता है हम बहुत तन्मयता से करते हैं, लेकिन लास्ट में हम भी हार जाते हैं, क्योंकि भट्टी पे निर्भर होता है जी। क्योंकि भट्टी में क्या रिजल्ट आता है वो कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो ये डिपेंड बहुत कुछ करता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी होती है, कम से कम मेरा उद्देश्य यही होता है, मैं आर्ट कॉलेज में, आर्ट इंस्टीट्यूट में जाता भी हूँ, वो लोग मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ पे वर्कशॉप भी लेता हूँ। तो वहाँ मेरा ये उद्देश्य आर्ट को प्रमोट करने के लिए ब्लू पोट्री है क्या चीज़। सफ़र कितना सुहाना है, दिल करता है बस चलते जाना है, पर वक्त कहाँ ठहरा है, बस अब तो विदाई लेकर जाना है। आप लोगों ने बिल्कुल सही समझा दोस्तों कि अब वक्त है आप सभी लोगों से विदाई लेने का, और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने का हमारे आज के खास मेहमान शिल्प गुरु श्री गोपाल सैनी जी का।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें इतनी जानकारी दी और सबको इतनी अच्छी ब्लू पॉटरी से अवगत करवाया। तो दर्शकों बस इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।